चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। आज थोड़ा अलग अलग से लग रहा हूं क्योंकि घर की खेती उड़ा दी है। ठीक है, सुबह ही बात कर रहे थे इस बारे में, थोड़ा डिफरेंट लुक लाने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और बहुत ही बेकार लग रहा है। एक होता है ना, अपने आप को देखकर ये हो जाता है जज कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ। लड़कियां जब पार्टी में जाती है तो वो लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल काजल तो खैर कम ही लगाती है, आईलाइनर लगाती है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, पतौड़े की हूँ, तो फिर अपने आप को देखती है, बाल स्ट्रेट करती है प्रेस से। कौन कौन है जो प्रेस से स्ट्रेट करता है बाल, जल्दी से बताएगा। तो बाल स्ट्रेट वो प्रेस से करती है, वो प्रेस से स्ट्रेटिंग करने के बाद अलग ही दिखते हैं फिर बाल, झाड़ जैसे। ठीक है, तो फिर वो अपने आप को देखती है, फिर अपने आप को देखती है, यार आज मैं सही लग रही हूँ। जब मैं आज दाढ़ी कटाने के बाद जब सुबह मैंने आपको देखा तो मुझे लगा यार ये तो गलत हो गया, बहुत बड़ा ये पाप हो गया। गलत हो गया, पाप हो गया, ये आज के बाद कभी नहीं कराना। दरअसल क्या थी, पूजा थी ना, तो पूजा में कटवाना था, मजबूरी थी इसलिए कटवाना पड़ा, नहीं तो मैं कटवाता नहीं। कान भी छेद दिए गए मेरे, दोनों के दोनों, दिखा होगा आपको। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम पास नहीं करते, 1 मिनट वैसे बीत गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉस्ट के क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। कॉस्ट का क्या मतलब बताया था, कॉस्ट का मतलब होता है जो भी चीज हम खरीदते हैं और खरीदने के बदले में जो पे करते हैं वो हमारी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पेन खरीद रहा हूं और इस पेन को खरीदने के लिए मैंने 100 रुपए दिए, तो इस पेन की कॉस्ट होगी 100 रुपए। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है। कोई भी सामान जब आप कोई खरीदते हो उसके बदले में जब आप पे करते हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, उसकी कॉस्ट। आप आज कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स प्रिंट करवाओगे, मान लो मैं नोट देता हूं, आप घर पे प्रिंट करवाते हो, तो प्रिंटिंग वालों को जो पैसे आपने दिया तो आपने कहा प्रिंट कराने की कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, तो हमने कहा एक होती है हमारी नेचर और एलिमेंट के हिसाब से। एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को 3 भागों में बांटा गया था, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, मटेरियल चाहिए। फिर मटेरियल के साथ साथ हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, तो रॉ मटेरियल आने के बाद हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल आने से इस प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। इस पेन को बनाना है, पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक है, मेरे पे इंक है, सब कुछ है, पर बनाएंगे कैसे, असेंबल कौन करेगा, लेबर। लेबर को हायर करना पड़ेगा और अन्य खर्चे भी होंगे, फैक्ट्री का रेंट देना होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तो ये अन्य खर्चे भी होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो 3 चीज हमारे लगती है, उस 3 चीज को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हमने कहा मटेरियल, हमारे मटेरियल के 2 पार्ट हो गए। हमने क्या करा, मटेरियल को 2 भागों में बांटा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, हमने कहा मटेरियल 2 पार्ट के होते हैं, एक को बोला डायरेक्ट मटेरियल, एक को बोला इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर हमने कहा लेबर भी 2 पार्ट के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट लेबर, एक हो गया इनडायरेक्ट लेबर। फिर एक्सपेंस भी 2 पार्ट के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर जोड़ दूंगा तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ने पर बनता है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ने पर बनता है ओवरहेड। तो इन तीनों का सम करने पर ओवरहेड बनेगा। तो ये बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम कर रहे हैं फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई। हमने क्या करा, कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। फंक्शन का क्या मतलब हो गया, कार्य। अब जरा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट को 2 भागों में डिवाइड करा। एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को 3 भागों में डिवाइड करा, फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से भाग, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट और एक हो गया कमर्शियल कॉस्ट। सुना ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्विंग इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट खर्च होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मेरे को एक पेन बनाना है, मुझे रजिस्टर बनाना है, मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है, फैन बनाना है, लाइट बनानी है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट, जो मेरा पैसा खर्च होता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो इधर लिखा है
दिस इज द टोटल ऑफ कॉस्ट। ये क्या होता है? टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट का टोटल अगर हम करेंगे तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाएगा। ये कॉस्ट इन्वॉल्व होगी मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, फैब्रिकेशन में। अब मेरी बात सुनो आप, मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन करना, मेरा बिजनेस है घर बनाने का। अब घर बनाने का मेरा बिजनेस है, तो क्या मैं वहां पर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा? आप बताओ सर, मेरा एक बिजनेस है घर बनाने का, तो क्या घर बनाने के बिजनेस में कोई प्रोडक्शन होगा, कोई गुड्स प्रोडक्ट्स करूंगा? नहीं सर, घर बनाने के बिजनेस में प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है। तो सर क्या प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कोई प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे? घर बनाने की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कहेंगे? यस, इसने कहा कि आप कोई प्रोडक्ट बना लो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर लो, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को जो भी पैसा उस पर खर्च होता है, उन सभी पैसे का टोटल हम क्या कहेंगे? वो हमारी कॉस्ट है। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रोडक्ट ही बन रहा हो। यार मेरा बिजनेस किसी प्रोडक्शन करने का है, ठीक है सर, मैं प्रोडक्शन करने का बिजनेस है तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। बट अगर मान लो मेरा बिजनेस प्रोडक्शन का है ही नहीं, है ना, मेरा बिजनेस कोई प्रोडक्शन का है ही नहीं, तो भाई उस केस के अंदर क्या मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी? नहीं होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट तब भी होगी। आपका बिजनेस क्या है? सर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा, मैं घर बनाता हूं, घर बनाने का काम है, तो घर बनाने में जितना भी खर्च हुआ है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जो भी पैसा आपके काम में खर्च हो रहा है उसको हम प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों, फैब्रिकेशन ऑफ यूनिट। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा बताएंगे कि फैब्रिकेशन ऑफ यूनिट क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है। आपको मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, ऐसे मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं हर बार गूगल पे सर्च करके दिखाता हूं स्टूडेंट को कि फैब्रिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब वो गूगल पे देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि क्या है फैब्रिकेशन का मतलब। देखो मैं इमेज पे जाके दिखाता हूँ, ये देखिए, मेटल की जो चीजें बनती है ना दोस्तों उसको फैब्रिकेशन कहा जाता है। ये देखिए, ये देखो आप, ये वाली चीज देख रहे हो आप, ये वाली चीज, ये सब क्या होता है? फैब्रिकेशन यूनिट होती है ये वाली चीज। तो जो भी चीज आपकी मेटल की बनती है ना उसको हम क्या कहते हैं? फैब्रिकेशन कहते हैं। देखो ये बन रहा है ना मेटल का, ये सारा सामान किसका? ये देखो, ये दिख रहा है आपकी छत से, ये सब मेटल का है, तो इसको कहते हैं फैब्रिकेशन। समझ पा रहा है? समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया फैब्रिकेशन। तो किसी का काम फैब्रिकेशन का होता है, किसी का काम आपके पास घर बनाने का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, है ना, मॉल का कंस्ट्रक्शन। और किसी का काम क्या होता है? प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम कहेंगे किसी भी काम को करने पर जो कॉस्ट आपकी इंकर्ड हुई, प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई उसको प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहेंगे। वो भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में कवर हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट किसके बराबर होगा? अगर आपका प्रोडक्ट बनाने का काम है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ देना, घर बनाने का है तो कंस्ट्रक्शन जोड़ देना, फैब्रिकेशन काम है तो फैब्रिकेशन जोड़ देना। हालांकि तीनों में से एक ही काम ही तो होगा आपका, बाकी सब तो जीरो। अगर मेरा प्रोडक्ट बनाने का काम है तो मेरा कंस्ट्रक्शन और उसका नहीं है, तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी मेरी? प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद मान लो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्शन, तो ये टोटल बराबर किसका हो जाएगा? इसके हो जाएगा। तो मतलब मैंने समीशन में जोड़ दिया। मैंने कहा देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट मिलकर बन रहा है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट या फिर फैब्रिकेशन की कॉस्ट। एक फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि बनाने से लेकर शिप तक की क्या कॉस्ट आई, उसको भी फैब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ने पर जो भी आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई करा। कॉस्ट को दो भागों में क्लासिफाई करा, इधर बाय फंक्शन के हिसाब से। एक है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, एक क्लासिफिकेशन ही होगा। दूसरा हो गया कमर्शियल कॉस्ट। अब कमर्शियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? सर ये वो कॉस्ट है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने की नहीं है, उसके अलावा कॉस्ट है। मैं आपको बताऊं क्या हो सकती है उसके अलावा।
एक बात मुझे बताओ, टाटा कंपनी को तो अभी सभी जानते हैं, टाटा कार्स, टाटा की कार को भी आपने नाम सुना है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या टाटा ने जो खर्च करा कार बनाने के ऊपर, एक कार बनाने पे जो भी पैसा खर्च हुआ है टाटा का, वो कहां पर होगा? वो होगा ना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा, नहीं आएगा? यस सर वो आएगा। क्या टाटा का खर्चा सिर्फ कार बनाने में होता है? नहीं सर, उसको वहां तक पहुंचाने में भी तो होता है। फिर शोरूम खोलने पड़ेंगे टाटा को जहां पर वो कार बिकेगी, राइट। शोरूम में पर्सन होंगे, शोरूम का रेंट देना पड़ेगा, शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, शोरूम में लोग होंगे उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, डिलीवरी का देना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं, या सिर्फ बनाने का खर्चे में ही बिक जाएगा? भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाकर सीधा बेचूंगा, या उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होंगे? सर बहुत सारे खर्चे होंगे। टाटा कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी अपनी नई कार की। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली टाटा पंच नाम का एक नई एडवर्टाइजमेंट आती थी, बहुत टाइम हो गया अब तो, खैर आईपीएल में आती थी, टाटा पंच करके लिखी। टाटा नई कंपनी नई कार लॉन्च करी, आगे में फ्यूचर टाटा नई कार लॉन्च करेगी तो नया अपना एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी तो खर्च हो रही है सर। सर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कॉस्ट सिर्फ बनाने की नहीं होती, बनाने के अलावा भी खर्च होती है। अच्छा, बनाने के अलावा कहाँ खर्च होती है? सर एक होती है ऑफिस के अंदर, जैसे कि टाटा कंपनी के ऑफिस भी होंगे, है ना। टाटा कंपनी की एक कार डिपार्टमेंट है जो कार बेचने का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट, सेल डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा। तो ऑफिस भी तो होगा टाटा कंपनी के, ऑफिस में करते हैं लोग काम, उनकी सैलरी भी तो होगी। सर जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ कार बनाने की कॉस्ट ही हम जोड़ेंगे, हम तो सारी कॉस्ट जोड़ेंगे सर, कस्टमर से सब रिकवर करेंगे। कार बनाने की कॉस्ट और उस कार में ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट, फिर डिलीवरी की कॉस्ट, फिर सेल की कॉस्ट, सब जोड़कर कस्टमर से चार्ज करेंगे जी। टाटा ऐसी तो ना प्रॉफिट आएगा। मान लो कंपनी ने अपनी कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाए कस्टमर से, तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा कंपनी को? कॉस्ट भी तो रिकवर करनी है सर, ठीक है ना। तो कॉस्ट में सभी आएगी ना। क्या मैं टाटा कंपनी औरों को क्या अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रही? दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं भर रही है, शोरूम का रेंट नहीं दे रही है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करा रही, कर रही है। डिलीवरी चार्जेस, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड हो रहा है, सब बहुत कुछ हो रहा है। तो ये समझाना चाह रहा है कि देखिए किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट में ही इनफ नहीं हो जाता, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट तो होती है, साथ में उसके अलावा बहुत सारी कॉस्ट होती है, और वो दो कॉस्ट में बांट दिए गया। उसको कहा कमर्शियल कॉस्ट, और कहा एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, और बेचने और भेजने, क्या बोला मैंने? बेचने और भेजने। बेचने का मतलब होता है सेलिंग, और भेजने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाँ हमने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करा, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया, वो तो जो बनाने की कॉस्ट है उसको तुमने कहां डाला? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। और जो ऑफिस की कॉस्ट है उसको कहां डाला? कमर्शियल के अंदर। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को कहां डाला? कमर्शियल के अंदर। और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको भी कहां डाला? कमर्शियल के अंदर। तो आइए मैं आपको उसको चार्ट बनाकर दिखाता हूं। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करा है, देखिए फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करा है। एक को बोला प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक तो ये हो गया प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, और दूसरा नाम दिया कमर्शियल कॉस्ट। दूसरा क्या नाम दे दिया सर? कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट में प्रोडक्शन की कॉस्ट को छोड़कर बाकी सब आ जाएगी। इसके अंदर क्या आएगी? जैसे कि ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। इसका आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस तरीके से फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करा। क्या आपको क्लियर है? तो फंक्शन के हिसाब से हमने कहा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। उसके अलावा जो कॉस्ट आ रही है हमारी, क्या क्या आ सकती है? ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, सेलिंग के खर्चे हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, उसको कमर्शियल कॉस्ट में डाल दिया। सर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा नहीं होगा? आप मुझे बताइए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं ऑफिस में, और 5 लोग काम करते हैं पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक है, ध्यान समझना। आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, आप भी क्या मैन्युफैक्चरिंग करोगे? नहीं सर, आप ऑफिस में डायरेक्टर हो, आप कंपनी के मालिक हो, ऑफिस में बैठोगे। क्या आप अपने आप को सैलरी नहीं दोगे? दोगे।
क्या आपके साथ जो 5 लोग काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा होगा, कोई फाइनेंस का काम कर रहा होगा, कोई अकाउंटिंग कर रहा होगा, कोई परचेजिंग का काम कर रहा होगा कि रॉ मटेरियल किससे खरीदना है, कोई सेलिंग का काम कर रहा होगा कि किसको बेचना है ना लोग। ये तो कोई बनाने वाला तो नहीं करेगा ना ये। अब एक लेबर जो होगा वो बनाएगा। आप पूरी कहानी को ध्यान समझना, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मैं लेबर को लाऊंगा, वो ये थोड़ा बताएंगे कि मटेरियल कहां से आएगा, मटेरियल के लिए जो कहां से आएगा मटेरियल, कहां इसको बेचना है बनाकर, ये काम तो वो अलग लोग करेंगे जो ऑफिस में बैठेंगे। तभी तो आपने बचपन में सुना होगा एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके पास अन्य डिपार्टमेंट होता है नहीं होता। ये क्या है, यही तो काम है इनका कि यार परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, कहां से मटेरियल खरीदूं सस्ता का सस्ता। मैन्युफैक्चर सेल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कहां पर बेचूं इनको, किस कस्टमर को बेचूं। ठीक है, अब 5 लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, 5 आप ऑफिस में काम करते हो, 5 वर्कर है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वर्कर को जो सैलरी दूंगा, वर्कर को देते हैं वेजेस, वर्कर को जो वेज दूंगा वो आएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जो आप सैलरी दे दो ऑफिस वाले के लिए, ऑफिस को जो ऑफिस वालों में जो सैलरी दे रहे हो, ऑफिस वाले को लोगों को सैलरी दे रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग तो ना कर रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो कर उसी के लिए रहे मेहनत, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। पर एक होता है बनाने की कॉस्ट, एक हो गया इसके लिए, इस पे जो खर्चा वो इनडायरेक्टली हो रहा है। हालांकि इसको बनाने में खर्च नहीं हुआ, पर इनडायरेक्टली इसके खर्च हो रहा है, क्योंकि ये चीज कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा कि कहां से मटेरियल खरीदूं सस्ता, जिससे प्रोडक्ट सस्ता बने, प्रॉफिट जोड़ेगा मैनेजमेंट। इसके बाद जो सेलिंग डिपार्टमेंट काम होगा कहां बेचेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, कितना पैसा इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा, जिसमें आप लोग सीएमए बनने के बाद जाओगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी कंपनी के, यही करना है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, आपको नहीं बुलाना पड़ेगा भाई, उस कंपनी का मालिक है, जो आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे तो आप बताओगे इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, आप कैलकुलेट करोगे वो कॉस्ट को, वो मैं सिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो सर मैं कह रहा हूं सिर्फ बनाने का खर्चा नहीं होता, और भी होता है। फिर आपको कुछ लोग और रखने पड़ेंगे जो आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री से उठाकर अलग अलग होलसेलर के पास पहुंचाए, रिटेलर के पास, जिससे कस्टमर को बेचा जाए। भेजने का खर्चा भी होगा, बेचने का भी होगा, आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। सर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के नहीं होते, ऑफिस के भी खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने से नहीं, प्रोडक्ट को बेचने तक के खर्चे भी जोड़ दिया जाता है। एक प्रोडक्ट को जब बेचते हैं किसी मार्केट में तो बेचने खर्चे भी जोड़ेंगे, क्योंकि सर भले ही उस पेन को बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ खर्चा, पर इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है। मैं परचेज कर डिपार्टमेंट का काम होगा रॉ मटेरियल खरीदना, वो क्यों खरीदे जब पेन नहीं बनाना हो तो। वो पेन नहीं बना रहा परचेज डिपार्टमेंट, बस पेन बनाने वाले जो रॉ मटेरियल चाहिए वो खरीद के ला रहा है। सर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो पेन की उसमें आएगा, तो जब ये पेन बिकेगा तो सारे खर्चे मैं कस्टमर से चार्ज कर लूंगा भाई। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं होती कॉस्टिंग, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए कहा सिर्फ प्रोडक्शन करने की कॉस्ट को ही नहीं कहा हमने सर, प्रोडक्शन के अलावा ऑफिस के खर्चे और बेचने और भेजने के खर्चे भी होते हैं, जो कि हमारा कमर्शियल कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो ये हो गया फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को क्लासीफाई करना। ये देखिए सर, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकर्ड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन किसको छोड़कर, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को छोड़कर बाकी कोई भी खर्चा होता है उसको हम कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑफिस की कॉस्ट होती है, जैसे कि ऑफिस का रेंट, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के जनरल एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेचने और भेजने की होती है, जैसे कि शोरूम क्यों खोलते हैं, बेचने के लिए, शोरूम का रेंट, शोरूम के स्टाफ की सैलरी, वो भी बेचने के लिए शोरूम खोला था, उसके स्टाफ जो भी है वो भी बेच रहे हैं, ड्राइवर की सैलरी जो डिलीवरी कर रहा है ड्राइवर उसकी सैलरी। तो ये सारी कॉस्ट कहाँ आ गई, कमर्शियल कॉस्ट। तो नीचे एक लाइन आप देखेंगे, नीचे अगर आप जूम करके दिखाऊं तो क्या बोला मैंने, कमर्शियल कॉस्ट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, ऑफिस की कॉस्ट, ठीक है ना, लिखा भी है ब्रैकेट में ऑफिस, लिखा भी है ब्रैकेट में ऑफिस। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये डायरेक्ट क्या है और ये इनडायरेक्ट क्या है। वो समझ में आ रहा था मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस समझ में आ रहा था, पर ये क्लियर नहीं हो रहा था कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों बांटा, दो पार्ट में क्यों बांटा, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, ये क्या मतलब है। ठीक है सर, ये क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो वही हमने कहा कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ गए तो आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का समझ जाएंगे। मतलब डायरेक्ट अगर कॉस्ट समझ ले, क्योंकि सबके ऊपर डायरेक्ट लगा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सबके आगे देखो डायरेक्ट लगा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको। इसका मतलब ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा यही बता दूं, डायरेक्ट का मतलब बता दूं डायरेक्ट का, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अगर ये डायरेक्ट मटेरियल में है तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, अगर ये डायरेक्ट वाली चीज मीनिंग समझ गया आपको, वो लेबर में है तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर हो गया, और मटेरियल और लेबर को छोड़ के अगर अन्य खर्चे में है तो वो एक्सपेंस हो गया। तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए और आपको इनडायरेक्ट समझ में आ जाए तो ये बातें भी समझ में आपको आ जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा, है ना भाई। डायरेक्ट अगर समझ में आ गया कि ये कब मैं किसी मटेरियल को डायरेक्ट कहूं और कब मैं किसी मटेरियल को इनडायरेक्ट कहूं, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अगर आ गया तो सब आ गया, समझ लीजिए। चलूँ आगे, समझाऊं आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जल्दी से बताइए। आइए फिर समझते हैं। अगर आप डायरेक्ट का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा जिससे आप इस कॉस्टिंग को समझ पाओ। क्या होता है, एग्जांपल ही चीजों को समझाते हैं। अगर आपको एग्जांपल ऐसा दूं जो आप इस कॉस्ट से रिलेट कर पाओ तो आपको समझ में आएगा, और मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की हिंदी बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं इसकी इंग्लिश की हिंदी बताता हूं पहले। यही होता है दोस्तों पढ़ाने का तरीका, कि किस टीचर से आप पढ़ रहे हो और समझाने का किस तरीके से उस टीचर का वे है समझाने का आपकी तरफ, कि अगर आपको अच्छे से वो और क्लियर करे तो चीजें समझ में आती। दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है, इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, मेजर एंड डायरेक्टली चार्ज, चेंज नहीं है ये चार्ज है, ठीक है ना, इसको ठीक करूंगा मैं, डायरेक्टली चार्ज टू दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये है डायरेक्ट का मीनिंग, कि सर डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तीन बातें कवर करती हो, आइडेंटिफाइड, मेजर एंड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आप सेम चीज इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे तो वो क्या है, यही मीन, अगर ये वाला समझ में आ गया तो समझ में आ गया। इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मेजर इजिली। आप या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या मेजर नहीं कर पाओगे, दोनों में से एक नहीं कर पाओगे। दैट कॉस्ट नॉट डायरेक्टली चार्ज, चेंज लिख दिया फिर दोबारा, चार्ज आना था, नॉट डायरेक्टली चार्ज बट इट अपॉर्शनमेंट। ये क्या होता है, अपॉर्शनमेंट होता है। दो बातें हैं। पहली बात, सर डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिनके में तीन कंडीशन फुलफिल होती हो। जब हम तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। पहली, आइडेंटिफाई कर पाए उस कॉस्ट को, मेजर कर पाए, एंड उसके बाद डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कर पाए, प्रोडक्ट में चार्ज कर पाए उस कॉस्ट को, कि हाँ मैं ये कह सकूं इस प्रोडक्ट में इतना खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या मेजर नहीं कर पाएंगे, इन दोनों में से एक नहीं कर पाएंगे। अगर एक कर लिया तो दूसरा नहीं हो पाएगा, मेजर कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया मेजर नहीं हो पाएगा, मेजर कर लिया आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई तो हो जाता है पर मेजरली आसानी से नहीं हो पाता। और इसमें हम ये नहीं कह सकते इस प्रोडक्ट में इतनी कॉस्ट आएगी, इस प्रोडक्ट में टोटल इतनी कॉस्ट आएगी। इसको अपोर्शन करना होता है, अपोर्शन का मतलब होता है बांटना, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा उसकी इंग्लिश की हिंदी था, पर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या था, नहीं हकीकत बात है, नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको ऐसा तरीका, ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो आप उससे रिलेट कर पाए कॉन्सेप्ट, और फिर आपको बताता हूं क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आपको मैं कॉस्टिंग वाला एग्जांपल लूंगा, अभी मैं आपका दूसरा टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं, बढ़िया सा एक छोटा सा, फिर मैं आपको दोबारा कॉस्टिंग में लगाऊंगा। तो अभी कॉस्टिंग भूल जाओ 2 मिनट के लिए। हम दोनों ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर एक हलवाई का बिजनेस खोला। क्या खोला, हलवाई। ठीक है, तो हमारी एक शॉप है, उस शॉप में दो चीजें फेमस है, मटर पनीर
और चावल। मटर पनीर और चावल हम अपनी शॉप पे बेचते हैं, बड़े फेमस सी दुकान है हमारी। लोग आते हैं हमारे, मटर पनीर चावल, मतलब चावल के साथ मटर पनीर खाने में अलग ही मजा है, तो वो खाने हमारी दुकान पर आते हैं और हम उसको बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना है मटर पनीर। मुझे क्या बनाना है? मटर पनीर। तो आप मेरी हेल्प करेंगे कि मटर पनीर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है सर, हमारी दुकान है, हमें बेचना है। मुझसे कहता है कोई पर्सन, मुझसे आकर कहे कि सर 1 किलो मटर पनीर पैक कर दो। अब मैं उसको क्या बोलूं, भैया 1 किलो कितने रुपए की कॉस्ट चार्ज करूं, उससे पैसा कितना चार्ज करूं जिससे मेरा कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और मेरा प्रॉफिट भी आ जाए? बताओ आप। मेरी एक नई नई दुकान खोली मैंने, अगर कोई मुझसे कहे कि भैया मुझे ना आधा किलो मटर पनीर घर के लिए पैक कर दो, तो मैं उससे कितने पैसे चार्ज करूं? यही तो काम है कॉस्ट अकाउंटेंट का। क्यों कर रहे हो आप कॉस्ट अकाउंटिंग? ये सीएमए कोर्स कर क्यों रहे हो? यही निकालना है आपको कि कैसे आप कितना पैसा चार्ज करोगे आधे किलो के लिए, कितना क्वार्टर के लिए। अरे वाला क्वार्टर मत समझना तुम, कितना क्वार्टर के लिए, कितना आधे किलो के लिए, कितना फुल के लिए, मतलब 1 किलो के लिए। और कोई 100 ग्राम लेना है तो कान के नीचे बजाना दो, ये 100 ग्राम, 2 पनीर हाथ में रखना, ला पैसे निकाल दो। 100 ग्राम भाई, 100 ग्राम में 2 ही पनीर आता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि अगर कोई हमसे ये बोले कि हाँ यार आधा किलो पनीर हमारे लिए बनाकर पैक कर दो, तो मैं उससे कितने पैसे चार्ज करूं? ये हमारी दुविधा है, ये है दुविधा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आधा किलो मटर पनीर, मान लो आधा किलो मटर पनीर आता है, आधा किलो मटर पनीर कितने रुपए का आता है? फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए किलो है, तो आधा किलो आ गया 125 रुपए का। क्या मैं उससे 125 रुपए चार्ज करूंगा क्या? आप मुझे बताइए, क्या मैं उससे 125 रुपए चार्ज करूं? नहीं सर, 125 का तो पनीर ही आएगा भाई। फिर मटर 20 रुपए की उसमें मटर डलेगी। ठीक है, जरा बताओ बताओ बताओ, बनाइए घर पे किसी ने मटर पनीर की सब्जी? हाँ सर बनाइए, मैं बताता हूँ क्या क्या लगता है। तो सबसे पहली चीज लगेगी पनीर। ठीक है, स्पेलिंग गलत होता है तो माफ करना। ये लगेगी मटर। और क्या लगेगा? और लगेगी प्याज, ऑनियन। और क्या लगेगा सर? टमाटर, टमाटो। और क्या लगेगा थी? नमक, नमक। और क्या लगेगा जी? मटर पनीर में मसाले, पनीर मसाला, है ना, वो भी तो खरीद के लाओगे, पनीर मसाला। बताओ जी और क्या लगेगा? तो सब कुछ तो लगा दिया, गैस ऑन नहीं करी, गैस ऑन कर लो। गैस भी लगेगी, फिर पानी भी लगेगा। पानी भी अब पैसों का आ रहा है, फ्री का कहाँ आ रहा है पानी? पानी भी तो पैसों का ही मिल रहा है अब, फ्री तो कुछ है नहीं, फ्री तो कुछ होता नहीं है। गैस ऑन कर ली, गैस ऑन करना भूल गया था, मटर पनीर कैसे पकेगी? देखा देखा सब हो गया। और कुछ है क्या इसमें? मटर डाल दी, पनीर डाल दिया, प्याज टमाटर नमक डाल दिया, पनीर मसाला डाल दिया, गैस। और कुछ मसाले, मसाले तो डालना भूल ही गए। मसाले जैसे कि मसाले कौन कौन से होंगे? हल्दी, हल्दी का मसाला, हल्दी पाउडर हो गया, और धनिया पाउडर हो गया, और चिली, चिली मतलब मिर्च वाला मसाला जो हो गया, मिर्च वाले जो पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। हम्म ठीक है सर, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, हाँ जी बिल्कुल। तो ये मैंने सवर कर लिया। और अदर चीज भी लगेगी भाई, मैंने अब भाई ऐसे में तो बहुत सामान लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ अदर। ठीक है, कहानी यहाँ पर मेरी खत्म हो गई। कहानी मेरी यहाँ पर खत्म हो गई कि मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे एक मटर पनीर की सब्जी, मेरे पे एक ऑर्डर आया कि भैया आधा किलो मटर पनीर लाना है। तो मैंने कैलकुलेशन करना चालू करा, मैंने कैलकुलेशन करा। मैंने कहा यार आधा किलो मटर पनीर देना है, तो एटलीस्ट अगर मुझसे आधा किलो मांग रहा है तो मुझे आधा किलो डालना होगा ना। तो मैं आधा किलो मटर पनीर लेकर आया। पनीर आधा किलो लेकर आया, वो आया 125 रुपए का। पूरा का पूरा बनाना है, क्योंकि मुझे आधा किलो पनीर उसके सामने निकाला है मैंने, बिल्कुल तराजू में तोला, 125 रुपए का आता है, 250 रुपए किलो, 125 रुपए का आया। और मैंने पूरा पूरा उसको डालना है, मैंने काट के अलग कर दिया। पूरी कहानी अगर सुन ली, ये मैं बस लास्ट कॉन्सेप्ट है इस क्लास में, यही होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा मैं, फिर नई क्लास में चालू होगा। पूरी कहानी सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे नहीं आएगा। 125 रुपए का आधे किलो पनीर मांगा था ना उसने, हमें ऑर्डर दिया। अब मुझे ये करना है, मुझे ये पता लगाना है कि मैं उससे कितने पैसे चार्ज करूं। तो 125 रुपए का तो मेरा आया पनीर आधा किलो, जो मैं बनाऊंगा, तो 125 तो लूंगा ही, सिंपल सी बात है।
क्या 125 लूंगा? नहीं सर, बनाने की कॉस्ट भी लूंगा। तो और मैंने उसमें 125 रुपये में 20 रुपए का मटर डाल दिया, काफी आ जाता है। एक पाव मटर बहुत होता है, एक आधा किलो पनीर में ना, एक पाव बहुत हो जाता है। सर क्या पढ़ा रहे हो सर, मैं मटर पनीर बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक, प्याज डाल दिया, चलो कितने के? वैसे तो देखो, हम ऑब्वियस है कि हम 1 किलो प्याज खरीद के लाए, ऑब्वियस है कि 1 किलो 5 प्याज आ गए, 1 किलो 50 रुपए के, तो 1 किलो तो डालूंगा ही नहीं, 1 या फिर 2 डालूंगा। अब ये क्या बता सकते हो, अगर 1 किलो प्याज 50 रुपए के है, 2 प्याज की कीमत कितनी? क्या बता पाओगे? तो देखिए, बता तो पाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। अगर मेरे 50 रुपए किलो प्याज है, तो 2 प्याज की कीमत कितनी? तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, उन 2 प्याज का वेट कैलकुलेट करना होगा। उन 2 प्याज का वेट आता है 100 ग्राम। तो अगर 1000 ग्राम 50 का, तो 100 ग्राम कितने का, ऐसे निकालना होगा। निकाल लोगे क्या? हाँ, निकाल लूंगा। पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, आसानी से तो नहीं निकाल पा रहा ना। चलो प्याज एक टाइम को निकाल भी दिया कि अगर 50 रुपए के 10 प्याज चढ़ते हैं, तो हमने 10 रुपए के प्याज डाल दिए उसमें 2। चलो मैंने निकाल दिया। चलो टमाटर भी 10 रुपए डाल दिया। अब नमक की थैली आती है 30 रुपए की, क्या मैं 30 रुपए की नमक की थैली उससे पूरा का पूरा चार्ज कर लूं क्या? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता यार। एक चुटकी संधीर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो 1-2 चुटकी तो डलेगा नमक। अब पूरा पूरा नमक थोड़ा डाल दोगे? 30 रुपए की थैली, टाटा नमक की जो थैली आती है 30 रुपए की, पूरा थोड़ा डाल दोगे यार। अब अगर 30 रुपए की आती है 1000 ग्राम, तो वो 2 चुटकी कितने के? यार इसको तो निकालना बहुत मुश्किल है यार, हद होगी। अब 2 चुटकी लिख के अलग से मैं थोड़ा लिखूंगा कि 2 चुटकी नमक डाल दी, जरा तराजू में डाली, 2 चुटकी नमक कितना हुआ? अच्छा 1 ग्राम हुआ है। 1000 ग्राम इतने का, 30 रुपए का, तो 1 ग्राम। भाई ऐसे तो फिर बना लिया, वो तब तक निकल लिया कहीं और, तुम तब तक कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम तब तक वहां बैठ के कैलकुलेशन कर रहे थे यार। अगर मैं अपना हिसाब लगाऊं कि 1000 किलो 1 किलो आ रहा है 30 रुपए का नमक, और मैंने इस बार इसकी मटर की पनीर की सब्जी में डाला 2 चुटकी, 2 चुटकी मैं तराजू में रख रहा हूँ, कितना हुआ जी? अच्छा 1 ग्राम हुआ। अच्छा ऐसे की तैसे 30 रुपए, अगर 1000 30 रुपए, 1 का कितना, ऐसा कितना, बस तब तक निकल लेगा वो, तब तक वो निकल लेगा, अगर उसकी जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो आप? तब तक निकल लिया। भाई ये पता नहीं लगा सकते यार, ये मुश्किल है ना चीजें यार। नमक कौन पता लगा सकता है? ये बंधन लगा सकते, हम ये नहीं पता लगा सकते कि कैसे होगा। तो इसका तो मत, पनीर मसाला हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, अगर 10 रुपए का पनीर मसाला है, तो वो 2 सब्जी 3 सब्जी में लगता है। सुनो, मैंने 10 रुपए का पनीर मसाला खरीद के लाया, सुनना ध्यान से, 10 रुपए का पनीर मसाला खरीद के लाया। अब मुझे इतना पता है कि जो पनीर मसाला है 10 रुपए का, जो पनीर मसाला है ना 10 रुपए का, इससे मेरी 3 बार पनीर की सब्जी बन जाती है। हाफ के जी, आधी के जी, हाफ हाफ, आधे आधे किलो की 3 बार बन जाती है। और 10 रुपए का आता है वो, तो मैं डिवाइड कर लूंगा। मैं 3 बार नहीं 5 बार कह देता हूँ, 3 बार नहीं 5 बार कह देता हूँ। कैलकुलेशन करवाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे मजाक नहीं है बिल्कुल। 10 रुपए का एक पनीर मसाला, उस पनीर मसाले से मैं 5 बार पनीर की सब्जी बना लेता हूँ, आधी आधी किलो की। तो अगर 10 रुपए से आप 5 बार बनाओगे, तो एक बार की कितने कैसे आई? 2 रुपए। अरे 10 रुपए खर्च करे आपने, पनीर मसाला लेकर आए, उसमें आपने क्या करा, 5 बार मटर की पनीर की सब्जी बनाई, वो भी आधी आधी किलो की। तो आपने क्या करा, एक बार ये बनाई, एक बार ये बनाई, एक बार ये बनाई, एक बार ये बनाई, एक बनाई। तो आप क्या करोगे, इस 10 रुपए की कॉस्ट को इन 5 में बांटोगे, नहीं बांटोगे, कहोगे नहीं कि 10 रुपए इन 5 बार से मुझे पैसा चार्ज करना है। क्या 10 रुपए एक ही कस्टमर से चार्ज कर लूं आधी किलो जब लेकर आ रहा है? नहीं सर, ये भी तो गलत हो जाएगा ना, आप खुद समझदार हो यार। आपसे मैं कह रहा हूं कि ये 10 रुपए का पनीर मसाला लेकर आए, इसमें मैंने फिर एक ही बार थोड़ा सा डाला मैंने, और जो बचा हुआ पनीर मसाला है वो आगे चार्ज देने में और डालूंगा। तो आप भी तो ये कहोगे, तो खरीदने वाला आएगा कि भाई तुम मेरे से की पैसा चार्ज कर रहा है ये 10 रुपए, ये तो इससे तो 5 सब्जी बनाएगा, मैं तो अभी एक ही पार्ट ले आ रहा हूँ, 4 पार्ट से हो रहा है। तो ये भी तो गलत कॉन्सेप्ट है। आप उस 10 रुपए का जो मसाला है, पनीर का मसाला, पनीर मसाला, वो आप उससे 5 बार सब्जी बनाते हैं, तो आप उसकी कॉस्ट भी तो 5 में बांटो। सही तरीका तो यही है, हाँ सही तरीका यही है। तो भाई 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 2 रुपए इसमें चार्ज करो, 2 रुपए से, 2 रुपए से, 2 रुपए से, 2 रुपए से। मतलब जो पनीर मसाला का खरीद के लाए हो आप, उससे आप 5 बार सब्जी बनाओगे, तो मैं तो एक ही बार मरवा रहा हूं, तो मेरे से तो 2 रुपए चार्ज करो। क्या समझ में आया? नहीं आया? पनीर मसाले की कॉस्ट कितनी आएगी? 2 रुपए। क्लियर है? नहीं है? बिल्कुल। इसको पता है क्या कहते हैं?
मैंने आपको पता है क्या समझाया? अपोर्शनमेंट। अच्छा, हमने सीखा है अपोर्शनमेंट, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। पढ़ाया था आपको मैंने अभी। ऐसे सिखा देते मटर पनीर का ये कॉन्सेप्ट, मटर पनीर की सब्जी बनाते बनाते कौन समझा देते हम, ऐसे इतना साल का एक्सपीरियंस थोड़ी ना है भाई, हैं? क्या लिखा है ये? अपोर्शनमेंट। जिस मटेरियल को आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में यूज करते हो तो उसकी मटेरियल की कॉस्ट भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे उसका कॉस्ट का बर्डन डालो। इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। क्या कहते हैं इसको? अपोर्शनमेंट। समझ में आया नहीं आया? ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये क्या है? आप बताओ मुझे, क्या है ये? इस सब्जी को बनाने का मटेरियल, अब आएगा समझ में आपको। ये क्या है? इस सब्जी को बनाने का मटेरियल। क्या आपने सब्जी बनाने का जो मटेरियल लगता है, क्या आपने उसको आसानी से बता दिया यार कितना, कौन सा मटेरियल लगेगा? मुझे मटर पनीर बनाना है तो मुझे पता है कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। यस, मुझे पता है, मुझे पता है कौन कौन सा लगेगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिफाइड। स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड कहते हैं इसे। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो मटेरियल हमें चाहिए, अगर आप वो पता लगा देते हो तो उसको आइडेंटिफाइड कहते हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई तुम्हें ना मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो बताओ क्या क्या लगेगा, तो मैं बता दूंगा मटर पनीर नमक मसाले ये वगैरह लगेगा। तो वो क्या करा मैंने? आइडेंटिफाई करा। क्या करा मैंने? आइडेंटिफाई करा। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? ये पता लगाना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि कौन सा मटेरियल लगेगा। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है? कौन सा मटेरियल लगेगा। बताओ कितनी बार स्पेलिंग लिखूं यार, भूल जा रहा हूं स्पेलिंग। आइडेंटिफाई, अभी भी गलती हो, ठीक है देखिए जाए, समझ में आना चाहिए बस। तो कौन कौन सा मटेरियल लगेगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको आइडेंटिफाई कहते हैं। अब मैं बताता हूँ। फिर मैंने ये पता लगाया, फिर मैंने कहा कि कौन सा मटेरियल लगेगा। पहले हमने पता लगाया कि एक मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, बड़ा इजीली बता दिया, बड़ा इजीली बता दिया। इसके बाद मैंने पता लगाया कि कितना लगेगा। आधा किलो ये लग रहा है, 20 रुपए का ये लग रहा है, 10 रुपए का लग रहा है। तो कौन कौन सा लगेगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। कौन कौन सा लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई कहते हैं। कितना लगेगा उसको कहते हैं, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा उसको हम कहते हैं मेजर। हा, ये था क्या? हाँ, कौन कौन सा लगेगा मटेरियल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा मटेरियल लगेगा, ठीक है? उसके बाद ये बताओ कितना लगेगा, उसके बाद ये बताओ कितना लगेगा। दो बातें बता दी, पनीर लगेगा, पनीर लगेगा और कितना। चलो कॉल पे बात कर रहा था। हाँ, तो सबसे पहले मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज ध्यान से। मैंने कहा मुझे मटर पनीर बनाना है तो आपने बताया पनीर लगेगा। आपने क्या बोला? पनीर लगेगा। इसको क्या करा आपने? इसको क्या करा आपने? आइडेंटिफाई करा, ठीक है? इसको क्या करा आपने? आइडेंटिफाई करा, ठीक है सर? आइडेंटिफाई करा। अब आपने कहा कि सर मटर पनीर लगेगा आधा किलो, हाफ केजी। आपको ये पता लिया, आपने क्या करा? मेजर करा। हाफ केजी कितने का आएगा? 125 रुपए का। आपने इसको मेजर कर लिया। समझ में आया नहीं आया? मेजर कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, पहले आपने क्या करा? आइडेंटिफाई करा। मटर पनीर की सब्जी बनानी है, आपने कहा पनीर लगेगा, पनीर लगेगा, आइडेंटिफाई। कितना लगेगा? मेजर। जितने रुपए का लगेगा, जो पर्सन ये मटर पनीर खरीदने आएगा, क्या पूरे 125 रुपए उसी से लूंगा या मैं 10 लोगों से लूंगा 125 रुपए? इतना बता दो मुझे बस। क्या 125 रुपए की जो कॉस्ट मेरी इंकर्ड हुई है,
पूरी की पूरी एक ही पर्सन से लूंगा जो आधा किलो का पनीर लेगा, या मैं इसको 10 जगहों पर बांटूंगा? बताओ। वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप खुद से, जो रिकॉर्डेड वाले हैं वो मन में सोचे। पनीर मैंने लगाया, हाफ के जी मुझसे मांग रहा था वो पर्सन, मैं हाफ के जी लेकर आया, तो 125 रुपए का आया। क्या ये 125 रुपए पूरा उस कस्टमर से लूंगा या 4-5 कस्टमर से लूंगा? उसी कस्टमर से लूंगा। बिल्कुल सही जवाब है, उसी कस्टमर से लूंगा। तो 125 रुपए सिर्फ एक सिंगल कस्टमर से लूंगा। जो कस्टमर लेना आएगा उसे से लूंगा, सिंगल से चार्ज करूंगा, सिंगल कस्टमर से लेंगे। जब किसी भी मटेरियल, सर ये क्या है? पनीर मटेरियल है ना, सुनना ध्यान से, ये क्या है? मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है। मटेरियल को मैंने आइडेंटिफाई करा, फिर मैंने पता लगा है कितना लगेगा, और मैंने जितना भी लगेगा, जितने रुपए का लगेगा, वो सारा का सारा एक ही पर्सन से लूंगा, क्योंकि एक ही पर्सन ले रहा है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। क्या बोला इसको हमने? डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। चार्ज टू दी प्रोडक्ट, इसका मतलब कि जो भी प्रोडक्ट खरीदना आएगा, जो भी ये मटर पनीर की सब्जी खरीदना आएगा हमारे से आधा किलो, उससे पूरा 125 रुपए चार्ज करो। तो हम कहेंगे ये मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। जो 3 बातों को सेटिस्फाई कर दे वो डायरेक्ट मटेरियल है। बहुत डिटेल में कराया मैंने, और इससे इतना ही डिटेल में मैं सीएमए इंटरमीडिएट वालों को कराता हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट वालों को इतना ही डिटेल में कराता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। टाइम लगाएंगे पर अच्छे सीखेंगे। दोबारा बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट समझ में आया? डायरेक्ट का मतलब है जो आइडेंटिफाई हो, मेजर हो, डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट हो। अभी मैं बात कर रहा था मटेरियल की, देखो अभी किसकी बात हो रही थी? मटेरियल की। यही अगर लेबर होता और ये तीनों चीज होती, तो मैं कहता वो डायरेक्ट लेबर है। यही अगर एक्सपेंस होता तो वही तीनों चीज होती, मैं कहता डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट का मतलब समझ लो, डायरेक्ट का मतलब समझ लीजिए सर। डायरेक्ट का मतलब आइडेंटिफाइड, मेजर एंड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। ये जो भी आधा किलो पनीर खरीदना आएगा मैं पूरा 125 रुपए से चलूंगा सर। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। एक ही पर्सन से एक ही प्रोडक्ट पे पूरे 125 रुपए चार्ज करो। एक ही प्रोडक्ट पे आधा किलो पनीर बनकर तैयार है, जो भी कस्टमर इसको लेने आएगा पूरा 125 रुपए पनीर का इससे चार्ज करूंगा। आप जरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनेंगे, मैं सुनना ध्यान से। मैं 30 रुपए की नमक की थैली लेकर आया, साल्ट। क्या ये नमक भी मटेरियल है? यस, ये भी मटेरियल है। सर पनीर जो है वो क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। पनीर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। सर नमक नहीं, पनीर मसाला लिया है, पनीर मसाला, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे इतना पता है कि मैं पनीर मसाला डालूंगा, तो आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया कि मटर पनीर की सब्जी बनाने में पनीर मसाला डलेगा। आइडेंटिफाई तो मैं कर चुका हूं, पनीर मसाला। मटेरियल ये भी है, मटेरियल ये भी है, पर इसको मैंने क्या कहा? ये पनीर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। कैसे पता चला डायरेक्ट है? क्योंकि पनीर आइडेंटिफाई हो गया। पनीर कितना लगे? आधा, और आधा का आधा सिर्फ हाफ किलो में लगा, और जो भी हाफ किलो लेकर आएगा पूरा 125 रुपए चार्ज करूंगा। डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट पे पूरा पैसा चार्ज कर लो उस मटेरियल का जितने का आया। इसके बाद में पनीर मसाला लेकर आया। अब पनीर मसाला कितना लगेगा ये मुझे पता नहीं था। 2 चुटकी लगेगा सर। अब 2 चुटकी कैसे निकालूं? मेजर नहीं कर सकता सर। 2 चुटकी कितने रुपए का है ये नहीं कर सकता मैं मेजर। 2 चुटकी कितने रुपए का आएगा ये मेजर नहीं हो सकता। सिंपल है, पनीर मसाला लेकर आया 10 रुपए का, 20 रुपए का पैकेट लेकर आया, ठीक है। 20 रुपए का पैकेट लेकर आ रहा हूं, उसमें 2 चुटकी डालोगे तो कितने रुपए का है 2 चुटकी, ये थोड़ा मेजर हो सकता है। तो कैन नॉट बी मेजर। पनीर मसाला पूरा 20 रुपए का तो नहीं लगेगा सर, इतना तो पता है भाई। 20 रुपए का पनीर मसाला बहुत सारा आता है, पूरा डाल दोगे क्या इकट्ठा? नहीं सर। उस पनीर मसाले से आप क्या करोगे? 4-5 सब्जियों में डालोगे, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने 2 चुटकी एक में डाली, 2 चुटकी एक में डाली, ऐसे ऐसे करते करते मेरा वो खत्म हो गया, 5 सब्जी बनी। तो मैं पनीर मसाला, मुझे पता है पनीर मसाला डलेगा एक मटर की पनीर की सब्जी बनाने में, पर वो कितना रुपए का डलेगा ये मेजर नहीं कर पाऊंगा। इजिली कैन नॉट बी मेजर। आप मेजर नहीं कर सकते उसको, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे? ये मेजरेबल है ही नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि उसमें एक आधे किलो के पनीर में कितने का मसाला डाला। यार आपने गैस लेकर आया, 1000 रुपए की आप गैस खरीद के लाए। अब 1000 रुपए की गैस आई आपकी, एक सिलेंडर आया गैस का 1000 रुपए का। आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई आधे घंटा। अब आधे घंटे का गैस कितना कैसे बताओगे? बताओ। जिस जगह आप बना रहे थे वहां इलेक्ट्रिसिटी थी,
जिस जगह आप बना रहे थे वहां इलेक्ट्रिसिटी थी सर, वो इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए की लगी उस पनीर मसाले में वो बताओ सर। कैन नॉट बी मेजरेबल, कैन नॉट बी मेजरेबल, आप नहीं बता सकते। तो आप कैसे बांटोगे सर? क्या आप पनीर मसाले का खर्चा नहीं डालोगे? डालेंगे। पनीर मसाले का जो कॉस्ट आई है हमारी, हमने इसमें पनीर मसाला डाला है, क्या वो कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे? कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो क्या करूं मैं, ये बता ही नहीं पा रहा कि कितने रुपए का पनीर मसाला पड़ा इस हाफ केजी में। तो आप ये पता लगाओ कि इस पनीर मसाला जो 20 रुपए का आया, इससे आप कितनी बार सब्जी बनाओगे? आप 5 बार बनाओगे। 20 रुपए के पनीर मसाले में आप 5 बार सब्जी बनाओगे तो एक बारी में कितना? 2 रुपए का। एक बारी में 2 रुपए का। तो आपने क्या करा, इस 20 रुपए की जो कॉस्ट है इसको 5 बार सब्जी में क्या कर दिया? अपोर्शन कर दिया। क्या कर दिया? अपोर्शन। क्योंकि मेजर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेजर नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या कर दिया? अपोर्शन कर दिया। और जब आप आइडेंटिफाई तो कर पाओ पर मेजर नहीं कर पा रहे, तो मेजर करने के लिए आपने क्या करा? आपने ये पता लगाया, आप ये तो पता नहीं पा रहे कि उस आधे किलो में कितने का लगेगा, पर आपने क्या करा? आपने ये पता लगाया कि उस 20 रुपए के पनीर मसाले में कितनी बार पनीर की सब्जी बनेगी। आपने कहा 5 बार बनेगी, तो आपने क्या 20 रुपए को 5 बार में बांट दिया, तो सब में 2-2 रहा। तो अपोर्शन कर कर आपने क्या निकाली? कॉस्ट कैलकुलेट करी। अपोर्शन करके आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी। आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, पर इसमें डायरेक्टली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। आधा किलो पनीर कितने रुपए का आएगा? 125 रुपए का। डायरेक्टली पूरा पूरा चार्ज कर लूंगा। तो क्या आप ये पनीर मसाले की कॉस्ट एक 20 रुपए का क्या डायरेक्टली एक ही कस्टमर से ले लोगे? जो आधा किलो खरीदने आएगा पनीर, वो 20 रुपए का पनीर मसाला, क्या आप डायरेक्टली उस आधे किलो वाले पनीर पे चार्ज कर लोगे? आप में से आधा किलो पनीर खरीदने आ रहे हो, तो मैं आपसे पनीर मसाला पूरा 20 रुपए चार्ज कर लूंगा उसमें? नहीं, डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं है सर ये। जब आप पूरा का पूरा पैसा उस एक प्रोडक्ट पे ही चार्ज कर लो, उसको कहते हैं डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। जैसे कि पनीर, आधा किलो पनीर खरीदने आओगे, आधा पनीर बनाऊंगा, तो आधा किलो पनीर जो मैंने उसमें डाला वो पूरा चार्ज करूंगा सर आपसे, पूरा चार्ज करूंगा 125 रुपए। जबकि पनीर मसाले में पूरा चार्ज नहीं करूंगा आपसे। उसको मैं क्या करूंगा? पहले बांटूंगा, कितनी बार बनाया, फिर उसके हिसाब से आपको चार्ज करूंगा। तो अपोर्शन करके चार्ज होगा, ना कि डायरेक्टली चार्ज होगा। और जब ऐसी कहानी आती है, उस मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। कहा था ना मैंने। अब बताओ सर, क्या नहीं समझ में आया आपको? अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे सही बताना, क्या आप बता सकते हो ये जो ऑनियन वाला मटेरियल है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बताइए सर, बताओ। कितने रुपए के प्याज डालोगे पता आइडेंटिफाई है, कितने रुपए का प्याज लगेगा इस पनीर की सब्जी बनाने में? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? इसको मेजर कर पाओगे? मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑनियन, प्याज, टमाटर, ये सारे क्या है? ये सारे मटेरियल है। गैस, वाटर, मसाले, ये अदर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या है? मटेरियल है। मटेरियल है ये सारे के सारे। और मटेरियल जो है आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते इसको। आपको पता लगाना पड़ेगा कि इतने मटेरियल में मैं इतनी बार सब्जी बनाऊंगा, तो वो बांटना पड़ेगा। आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे, आप बता तो लगा दोगे कौन सा मटेरियल लगेगा, पर कितना लगेगा ये आइडेंटिफाई, ये सारे के सारे क्या है? इनडायरेक्ट। मटर आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं कैसे? इकट्ठा। मैं उतने रुपए का ही मटर लेकर आऊंगा जितना रुपए एक आधे किलो की पनीर की सब्जी में लेगा। तो मैं लेकर आया 10 रुपए का मटर, और सारा 10 रुपए का मटर मैंने इकट्ठा पूरी पनीर की सब्जी में डाल दिया। आप में से आधे किलो पनीर खरीदना आए, मैं 10 रुपए का मटर लाया और मैंने आप पूरा डाल दिया। क्या वो 10 रुपए का मटर जो मैं पूरा डाल रहा हूँ, क्या पूरा आपसे चार्ज करूंगा उसके 10 रुपए? यस, आपसे चार्ज करूंगा। डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट है, इसलिए मटर जो है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। आया समझ में? नहीं आया? तो अगर आप डायरेक्ट समझ पाए, मटेरियल से पहचान लोगे कौन सा वाला मटेरियल डायरेक्ट है और कौन सा वाला इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया? और इतना ही डिटेल में, इतना ही डीपली मैं इंटरमीडिएट वालों को भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फाउंडेशन लेवल पे हो तो आपको कम पढ़ाए तो चलेगा। क्योंकि इतना डिटेल में जाकर आपको पढ़ाऊं और इतना डिटेल में ना जाकर पढ़ाऊं, आपको टिकी करना है एमसीक्यू में, उसमें कोई डिटेल चाहिए नहीं। पर जब भी आगे जाकर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मुझे जरूर याद करोगे इस पॉइंट पे, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है चीजें, है ना। अब आप कभी भी, आपको पता चल गया डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, यही चीज अब एक्सपेंस पे लेकर आते हैं। वो डायरेक्ट एक्सपेंस देखा आपने। अब मुझे बताओ, जब मैं मटर पनीर की सब्जी बना रहा हूँ तो कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे फीस चार्ज करी, आपसे मैंने 6,000 रुपये चार्ज करे। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ये भी तो कैलकुलेट करा। ये कैलकुलेट करना आसान है क्या कि आपको पढ़ाने में कितने रुपए की मेरी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? नहीं है सर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। मैं नहीं बता सकता कि आपको पढ़ाने में कितने की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मैं बता ही नहीं सकता सर। तो जितने रुपए का बिल आएगा, मैं पता क्या करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 महीने।
या 5 महीने, तो 5 महीने के बिल को 5 महीने में बांटूंगा और उसमें मैंने कितने घंटे पढ़ाया उसके हिसाब से बांटूंगा। मैं अपोर्शन करूंगा, मैं डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकता 5 महीने का बिल आप पे, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी पर जो 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसमें मैं सिर्फ आप ही को थोड़ा पढ़ा रहा हूं, मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल तो है नहीं, लेबर तो है नहीं, एक्सपेंस है। कैसा है? इनडायरेक्ट है सर। हम नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 1 महीने का बिल सिर्फ आप पे हुआ। हम ये नहीं कह सकता कि उस दुकान पर जो मटर पनीर बना था उस टाइम पूरे 1 महीने का बिजली का बिल उसी पर डाल दो, नहीं डाल सकता सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया? अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं जो मटर पनीर बना रहा हूं, मैं एक लेबर हूं, मैं बना रहा हूं, मैं 1 महीना काम करता हूं, मुझे 10,000 सैलरी मिलती है, ये 15 मिल गई। अब 15,000 मुझे सैलरी मिल रही है, तो क्या मेरी पूरी सैलरी उस आधे किलो पनीर में चार्ज कर दोगे क्या डायरेक्टली? नहीं सर, मैं पूरा 1 महीना काम करता हूं, उसमें बहुत सारी सब्जियां बनाता हूं, तो उस 15,000 रुपए मेरी वो सारी सब्जी बनाई उस पर चार्ज करो। हाँ, कस्टमर से मेरा जो मेहनत लग रही है, मैं अपने लेबर की मेहनत, वो तो मैं चार्ज करूंगा, पर पूरे 15,000 एक से नहीं चार्ज कर सकता। तो मैं जो लेबर, मतलब मुझे जो 15,000 मिल रहे हैं वेजिस, क्या ये डायरेक्ट वेजिस होगा? नहीं सर, डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपकी वो पनीर की सब्जी बना रहा हूं, अब बहुत सारी पनीर बना रहा हूं, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट वेजिस है। वेजिस मीन लेबर, इनडायरेक्ट लेबर हुआ ये। समझ क्लियर हुआ? पर सुनना ध्यान से, मैंने एक स्पेशल लेबर बुलाया, उसने कहा कि, मैंने कहा यार एक ने स्पेशल पनीर की सब्जी बनानी है मुझे, एक स्पेशल बाहर से बुला के लाया, कह रहा जी मैं 1,000 रुपये लूंगा बनाने के लिए, सिर्फ 1,000 रुपये लूंगा बनाने के, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को बनाने आऊंगा इतनी दूर से, तो मैं आपसे 1,000 रुपये लूंगा। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने 1,000 रुपये, मैं आपके वहां आया, 1,000 रुपये आपसे चार्ज करे सिर्फ एक सब्जी बनाने के लिए, तो आप क्या कहोगे? ये जो वेजिस आपने मेरे को दी, जो लेबर को आपने पैसा दिया, वो क्या है? डायरेक्ट वेजिस है। आप कहोगे कि 1,000 रुपये आप पहले चार्ज करोगे उस कस्टमर को, जिस कस्टमर को आप ये पनीर की सब्जी दोगे, ये डायरेक्ट लेबर हो गया। जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, चाहे मटेरियल का खर्चा हो, चाहे लेबर का खर्चा हो, चाहे एक्सपेंस हो, आप एक ही प्रोडक्ट पे सारा खर्चा डाल देते हो और कस्टमर से चार्ज करते हो, वो होता है सर डायरेक्ट। जब आप अपोर्शन करते हो, जैसे मैं 1 महीना काम करूंगा, 15,000 मिलेंगे और मैं बहुत सारी सब्जी बनाऊंगा, तो आप उस आधे किलो पनीर पे मेरा पूरा 15,000 नहीं डाल सकते, अपोर्शन करना होगा, बहुत सारी सब्जियों में बांटना होगा, धीरे धीरे करके आएगा, 2 रुपए 3 रुपए आएगा। जबकि अगर मैं स्पेशली आपके पास आता और आप मुझे 1,000 रुपए देते उस पनीर की सब्जी बनाने के लिए सिर्फ, तो आप उस कस्टमर से 1,000 रुपए तो पक्का चार्ज करते मेरे को देने वाले, फिर मटेरियल के भी चार्ज करते, फिर एक्सपेंस के भी, फिर प्रॉफिट जोड़ते, फिर बोलते उसको भाई इतना रुपए 2,000 लगेगा। समझ में आया? दिस इज द डायरेक्ट एंड दिस इज द इनडायरेक्ट। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, और यहां पर ये सिलेबस समाप्त करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था सही में। मैं पूरी एक क्लास लगा देता हूं इस टॉपिक में। बताओ, 2 आज के टॉपिक में कर दिए। हाँ, कल भी आपका प्रैक्टिकल चलेगा सर, इस वाले में नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल चलेगा आपका, इसमें प्रैक्टिकल है। हाँ प्रैक्टिकल है कल, मतलब अगली क्लास में प्रैक्टिकल और फिर सारा थ्योरी है, एक और प्रैक्टिकल चलेगा फिर थ्योरी। कोई डाउट है? नहीं होगा सर, डाउट होगा ही नहीं, ऐसे आज तक डाउट नहीं आया इसमें। जब भी मैं ये पनीर मटर पनीर, आज भी मैं सीएम इंटरमीडिएट की आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें भी यही एग्जाम्पल दिया था मटर पनीर वाला, एक बच्चे को डाउट नहीं आता, और बच्चा कमेंट करके कहता है सर ऐसे एग्जाम्पल से तो कभी नहीं पढ़ा मैं। चलो मिलते हैं, नोट्स आपको कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म होने के बाद मिलेगा। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखना है, और घर पे कुछ नहीं पढ़ना। एक बार नोट्स आपको डिलीवर करूंगा, प्रिंट कराइएगा, फिर आप अपना रिवीजन करिएगा, ठीक है? चलिए।